हेलो गाइस, मैं बोल रहा हूँ प्रियांशु देवकोटे और आज हम सोर्स ऑफ एनर्जी पढ़ने वाले क्लास 10 का 14 चैप्टर साइंस। पिछले वीडियो में हमने अवर इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा था। इन्वायरमेंट क्या होता है वो चैप्टर हमने पढ़ा था। अगर वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सबसे पहला टॉपिक है गुड सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सोर्सेस के दो टाइप्स होते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होते हैं? ऐसे सोर्सेस जो कभी ख़त्म नहीं होते, वो बहुत साल यूज़ हो सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल सोर्स बोलते हैं। और नॉन रिन्यूएबल सोर्स उसका उल्टा, जो ख़त्म हो जाते जल्दी एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जैसे कोल को हम जलाते हैं और कोल क्या होने वाला है? ख़त्म होने वाला है। इसका मतलब वो एक नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। फिर है व्हाट इज़ अ गुड फ्यूल। गुड फ्यूल क्या होता है? फ्यूल का मतलब यहाँ पे सोर्स ही है जो इजी अवेलेबल हो एंड उसको स्टोर करना भी इजी हो, ट्रांसपोर्ट करना भी इजी हो, और वो ज़्यादा वर्क कर पाए और वो इकोनॉमिकल हो। मतलब उस सस्ता हो, इजी अवेलेबल हो, ट्रांसपोर्ट भी अच्छे से जल्दी इजीली हो रहा है, स्टोर भी उसको इजीली कर सकते हैं, उसको हम गुड फ्यूल बोलते हैं। फिर है कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी किसे कहते हैं? ऐसा सोर्स जो बहुत समय के लिए यूज़ हो रहा हो और वो पूरे वर्ल्ड वाइड में उसका यूज़ बहुत ज़्यादा हो, उसको कन्वेंशनल सोर्स कहते हैं। कन्वेंशनल सोर्स के एग्जांपल है वुड का बहुत यूज़ किया जाता है हीट एनर्जी के लिए, कोल का यूज़ किया जाता है हीट एनर्जी के लिए, फॉसिल फ्यूल्स, हाइड्रो पावर, ये सब एग्जाम्पल। कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी के दो टाइप होते हैं, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। फॉसिल फ्यूल्स बनते कैसे हैं? जो डेड बॉडी ऑर्गेनिक मैटर की बहुत साल पहले डेड बॉडी ऑर्गेनिक मैटर की लैंड के नीचे ब्यूरिड हो गई थी, धंस गई थी, जिस वजह से वहाँ पे फॉसिल फ्यूल्स बन जाता है। फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल है कोल, नेचुरल गैस, ये सब। और जो फॉसिल फ्यूल्स है वो लिमिटेड रिजर्व है, मतलब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है। फॉसिल फ्यूल्स का बहुत जगह यूज़ होता है। फॉसिल फ्यूल्स थर्मल पावर प्लांट में यूज़ होते हैं। जो कोल होता है, कोल को हीट किया जाता है, जिस वजह से उसकी वेपर्स निकलती है और उससे टरबाइन लगा हुआ रहता है। टरबाइन एक मूव करता है, सर्कुलर मोशन करता है, जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। तो कोल हीट देता है, कोल से हीट निकलती है, वेपर्स निकलती है, जिस वजह से टरबाइन घूमता है और टरबाइन के बाजू में डायनामो लगा रहता है। डायनामो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट की वजह से मिलती है, टरबाइन की वजह से मिलती है। जो हीट वेपर्स टरबाइन को घुमाते हैं उस वजह से मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। हाइड्रो पावर प्लांट एक ऐसा पावर प्लांट है जिसमें वाटर मूव होता है, जिस वजह से काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होने की वजह से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने की वजह से मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो जो डायनामो होता है, डायनामो एक डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, जिस वजह से हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। और जो वाटर मिलता है वो डैम से मिलता है, बड़े बड़े डैम बनाए जाते हैं, फिर वो डैम से पानी फ्लो होता है और काइनेटिक एनर्जी बनती है। इसके एडवांटेज है, इको फ्रेंडली है, पोल्यूशन नहीं करता। जो थर्मल पावर प्लांट है वो पोल्यूशन करता था क्योंकि कोल जलता था तो पोल्यूशन होता था, पर हाइड्रो पावर प्लांट पोल्यूशन नहीं करता क्योंकि वाटर पोल्यूट थोड़ी ना होता है, वाटर थोड़ी ना पोल्यूशन कर सकता है। पर इसका डिसएडवांटेज भी है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा लैंड लेता है, इसको बनाने में बहुत लैंड लगती है, जिस वजह से एनिमल्स, इकोसिस्टम को डिस्टर्बेंस होता है और काफ़ी कॉस्टली भी है। कोई गरीब इसे नहीं बना सकता, बहुत पैसा लगता है। और एक बार डैम गलती से टूट जाए तो उसको वापस से बनाने में भी बहुत खर्चा लगता है। तो ये थे इसके डिसएडवांटेज। टरबाइन्स, यहाँ पे टरबाइन्स की डेफिनेशन दी गई है। जो टरबाइन एक रोटाटरी मैकेनिकल डिवाइस है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। पर उसको मैकेनिकल एनर्जी मिलती कैसे है? उसको मैकेनिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी से मिलती है, जो डैम देता है। जो डैम है, डैम के अंदर अंडरग्राउंड वाटर होता है, जिस वजह से वो वाटर फ्लो होता है और उससे टरबाइन घूमता है। तो ये था टरबाइन और डैम्स का डेफिनेशन।
बायोमास, जो बायोमास है वो सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जो लिविंग थिंग्स से हमें मिलता है। जैसे वुड, जो वुड है वो हीटिंग के लिए हम यूज़ करते हैं, और काऊ डंग हम यूज़ करते हैं वो भी हीटिंग के लिए फ्यूल की तरह हम काऊ डंग का यूज़ करते हैं। काऊ डंग, बायोवेस्ट, ये सबको मिला के हम हीटिंग का यूज़ करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और जब हम वुड को जलाते हैं तो उसका रेसिड्यू मिल जाता है, उसको हम चारकोल कहते हैं। चारकोल एक गुड हीट जनरेटिंग सब्सटेंस है जो क्या करता है, जलता है बिना फ्लेम के। बिना फ्लेम के वो जलता है, इसका मतलब वो जरा भी पोल्यूशन करता नहीं है। बायोगैस प्लांट, बायोगैस प्लांट में क्या होता है? बायोगैस प्लांट में बायोगैस का प्रोडक्शन होता है। बायोगैस का प्रोडक्शन, बायोगैस प्रोडक्शन का यूज़फुल क्या है? तो बायोगैस का यूज़फुल ये है कि हम उसको हीटिंग, कुकिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। उसको कुछ हीट करने के लिए हम बायोगैस का यूज़ करते हैं। तो उसका प्रोडक्शन होता है एनारोबिक डाइजेस्टर में। एनारोबिक मतलब जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो, ऐसी कंडीशन में जहाँ पे ऑक्सीजन ना हो वहाँ पर उसका प्रोडक्शन होता है, उसको बायोगैस प्लांट कहते हैं। और बायोगैस प्लांट के 5 कंपोनेंट होते हैं। पहला है इनलेट। इनलेट में क्या होता है? स्लरी आती है। सेकंड, फर्मेंटेशन चैम्बर। फर्मेंटेशन चैम्बर में क्या होता है? बायोगैस का प्रोडक्शन होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा, वो हम पढ़ेंगे। फिर तीसरा है गैस स्टोरेज टैंक। गैस स्टोरेज टैंक में जो मीथेन गैस है या जो भी हमारी बायोगैस गैस है वहाँ पे वो स्टोर होती है। फिर है आउटलेट। आउटलेट में क्या होता है? स्लरी का यूज़ होता है, वो हम पढ़ेंगे आगे। फिर है एग्जिस्ट पाइप। एग्जिस्ट पाइप के द्वारा जो बायोगैस बनी है वो रिमूव होती है। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे होंगे, वहाँ पे स्लरी है, वहाँ पे स्लरी मतलब जो स्लरी मतलब यहाँ पे काऊ डंग या जो हम बनाते हैं मैन्योर वो वहाँ से डाला जाता है। फिर वहाँ पे आपको फर्मेंटेशन चैम्बर दिख रहा होगा, वहाँ पे गैस का प्रोडक्शन होता है, गैस टैंक में वो स्टोर होता है। फिर गैस आउटलेट दिख रहा होगा और डाइजेस्टर दिख रहा होगा, ये सब का यूज़ होता है और बायोगैस बनती है। जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो डाइजेस्टर में डाला जाता है और वो पूरा वाटर में सबमर्ज हो जाता है, वो भी एनारोबिक इन्वायरमेंट में। एनारोबिक इन्वायरमेंट का मतलब मैंने सिखा दिया है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उस डाइजेस्टर में ऑर्गेनिक मैटर को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं और बायोगैस बना देते हैं, और बायोगैस प्रोड्यूस होती है और एग्जिट पाइप से एग्जिस्ट हो जाती है। फिर वो एग्जिस्ट पाइप से सप्लाई पाइप कनेक्ट होता है और पूरे विलेज में वो बायोगैस फैलती है, सबको मिलती है और उसका यूज़ कुकिंग के लिए किया जाता है। उस बायोगैस में 75% मीथेन गैस पाई जाती है। विंड एनर्जी, जो विंड एक नेचुरल फिनोमेना है जो प्रेशर के डिफरेंस की वजह से बनती है, और जो विंड है वो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट को कुछ घातक नहीं पहुंचाती। जब विंड मूव करती है तो विंड एनर्जी मिलती है। विंड एनर्जी इज हार्नेस बाय रोटेटरी स्ट्रक्चर नोन एज विंड मिल। जो विंड एनर्जी है वो रोटेटरी स्ट्रक्चर से बनती है, उसको विंड मिल कहते हैं। और जो विंड मिल है वो घूमती है, वहाँ पे एक रोटेटरी टरबाइन होता है, वो घूमता है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। सिंगल विंड मिल इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाता, इसलिए बहुत सारी विंड मिल एक साथ लगी हुई रहती है और वो साथ में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। इसका एडवांटेज भी है कि एनवायरनमेंट को नुकसान नहीं पहुंचाता, पर इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको बनाने में बहुत खर्चा लगता है। 7-8 या उससे भी ज़्यादा विंड मिल लगती है तब जाके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। उसके लिए पहले ज़मीन चाहिए और एक बार वो ख़राब हो जाती है तो उसको रिपेयर करने में भी बहुत खर्चा लगता है, और ये सीज़न पे भी डिपेंड करती है। देखो इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही इको फ्रेंडली है। लिमिटेशन ये है कि विंड की स्पीड 15 किलोमीटर पर आवर से ज़्यादा ही चाहिए, अगर कम हुई तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं होगी। और रिक्वायर लार्ज एंड लैंड एरिया, ज़्यादा एरिया चाहिए। मस्ट हैव बैकअप स्टोरेज फैसिलिटी। सोलार एनर्जी, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी सन से जो निकलती है उसको सोलार एनर्जी बोलते हैं। सन एक इको फ्रेंडली है, सन नेचुरल है, उसमें कोई खर्चा नहीं, तो इससे जो हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी वो सबसे फ़ायदेदार होगी। इसके एप्लीकेशन है सोलार कुकर। जो सोलार कुकर और सोलार हीटर यूज़ किया जाता है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए। और ब्लैक सरफेस, हमको पता है जो ब्लैक सरफेस है वो ज़्यादा एनर्जी को अब्जॉर्ब करता है।
इसलिए जो वेसल होते हैं जिसमें खाना पकाना है सोलर कुकर के अंदर जो रखते हैं उसको ब्लैक सरफेस से कोट किया जाता है, ब्लैक कलर से कोट किया जाता है और वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग मिरर का यूज़ करते हैं ताकि जो लाइट है, जो सनलाइट वो फोकस हो सके। और जो पूरा सोलर कुकर है वो ग्लास प्लेट से कवर किया जाता है ताकि वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट दिखे और वहाँ पे हीट कैप्चर हो, ट्रैप हो सके। आप देख सकते हैं जिस तरह से सनलाइट आ रही है, पहले रिफ्लेक्ट हुई, फिर रिफ्रैक्ट हुई और उस वेसल तक पहुँचे और वहाँ पे खाना बन पाया। फिर है सेकंड एप्लीकेशन सोलर सेल। सोलर सेल एक ऐसी डिवाइस है जो सोलर एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जो सोलर सेल है वो कितना वोल्टेज 0.51 वोल्टेज प्रोड्यूस करता है और उसको पावर कितनी लगती है 0.7 वोल्ट। अ लार्ज नंबर ऑफ सच सेल कैन कंबाइन टू फॉर्म अ सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या होता है? जब छोटे छोटे बहुत सारे सोलर सेल्स आपस में मिलते हैं तो सोलर पैनल बनाते हैं। और इसका एडवांटेज क्या है वो देखते हैं। एडवांटेज ये है कि इसको लिटिल मेंटेनेंस चाहिए, कम से कम मेंटेनेंस की ज़रूरत होती है और लाइट बिल भी बचता है क्योंकि सनलाइट फ्री की होती है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको सिलिकॉन से, जो सोलर सेल वो सिलिकॉन से बनता है जो बहुत मुश्किल से मिलता है और बहुत महंगा होता है, और साथ साथ में इसको मेंटेन करने के लिए उसको सिल्वर से बनाया जाता है सोलर पैनल को, वो भी बहुत महंगा होता है जिस वजह से इसका बजट बढ़ जाता है। इसके यूजेस है ट्रैफिक सिग्नल्स, कैलकुलेटर, आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड स्पेस प्रोब्स। अब है जियोथर्मल एनर्जी। जो हमारे अर्थ है, अर्थ में बहुत सारी हीट ट्रैप होती है और अर्थ के नीचे लेयर पे बहुत सारे रॉक्स पाए जाते हैं। तो उस हीट की वजह से जो रॉक्स होते हैं वो पिघल जाते हैं, मेल्ट कर जाते हैं, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है, उसको जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं। सेम वाटर के साथ भी ऐसा ही होता है। अर्थ के नीचे वाटर पाया जाता है, वो भी हीट हो जाता है जिस वजह से वहाँ पे हॉट स्प्रिंग बन जाता है और स्टीम रिलीज होती है, भापें रिलीज होती है, जिस वजह से टरबाइन घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी हमें मिल जाती है। उस हॉट स्प्रिंग से हम टरबाइन कनेक्ट करते हैं और वेपर्स की वजह से वो घूमता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। एनर्जी फ्रॉम द सी से भी एनर्जी बनती है। तो पहला है टिडल एनर्जी। टाइड्स क्या होते हैं? सबसे पहले जो टाइड्स क्या होते हैं, जो ओशियंस का जो वाटर का लेवल होता है वो ऊपर नीचे होता है। क्यों? क्योंकि जो मून है वो अपना ग्रेविटेशनल पुल करता है, उसको खींचता है, जिस वजह से जो वाटर का जो लेवल है ऊपर नीचे होता है उसको टाइड्स कहते हैं। जब वाटर एकदम से ऊपर जाता है और नीचे जाता है तो एनर्जी रिलीज होती है, उसको टिडल एनर्जी बोलते हैं। उस टिडल एनर्जी का यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी बनती है। टिडल एनर्जी ऑब्टेन होती है जब हम डैम्स बनाते हैं, उसके लिए भी डैम्स बनाना पड़ता है, टरबाइन लगाना पड़ता है, जिस वजह से वो टरबाइन घूमता है, मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। वही फंडा है जिस वजह से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। फिर है वेव एनर्जी। जो वेव है, वेव के अंदर बहुत सारी काइनेटिक एनर्जी होती है जिस वजह से टरबाइन घूमता है और टरबाइन घूमने की वजह से डायनामो लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। वही सेम जो वेव्स होता है वो कैसे प्रोड्यूस होता है? स्ट्रॉन्ग विंड की वजह से वेव्स प्रोड्यूस होता है। जो सी में वाटर है उस पर विंड पड़ती है और वेव्स बनती है। ओशियन थर्मल एनर्जी। जो ओशियन के ऊपर का सरफेस होता है, सनलाइट उस पर पड़ती है जिस वजह से वो थोड़ा गर्म हो जाता है, पर जब हम ओशियन के डेप्थ में जाते हैं तो वहाँ पे हमें कोल्ड वाटर मिलता है। तो वही दोनों के डिफरेंस की वजह से हीट रिलीज होती है और उस हीट का यूज़ करके टरबाइन को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। फिर है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की वजह से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है। तो न्यूक्लियर एनर्जी निकलती कैसे? न्यूक्लियर फिजन की वजह से और न्यूक्लियर फ्यूज़न की वजह से। जानते हैं न्यूक्लियर फिजन और फ्यूज़न होता क्या है? पहला न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या होता है? जो हैवी न्यूक्लियाई होता है वो स्प्लिट कर जाता है दो न्यूक्लियाई में, जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी का यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। उससे टरबाइन कनेक्ट होगा, फिर टरबाइन घूमेगा, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी। न्यूक्लियर फिजन में हैवी न्यूक्लियस लाइट न्यूक्लियस में टूटते हैं। इसमें यूरेनियम का न्यूक्लियाई टूटता है। इसके कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। इसकी अवेलेबिलिटी, यूरेनियम की अवेलेबिलिटी बहुत कम है, इसका डिसएडवांटेज है।
और उसकी हाई कॉस्ट होती है। और जब न्यूक्लियस टूटता है तो जिस वजह से हार्मफुल सब्सटेंस भी हमको मिलते हैं, और इसका हम दूसरे पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, खतरनाक डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए भी इसका यूज़ किया जा सकता है, इसलिए ये हमारे लिए हानिकारक है। न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होता है, दो लाइट न्यूक्लियाई आपस में मर्ज करते हैं और एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं, जिस वजह से भी न्यूक्लियर एनर्जी रिलीज होती है। इसमें दो हाइड्रोजन उसके आइसोटॉप्स मिलते हैं और हीलियम बनाते हैं, और जिस वजह से एनर्जी रिलीज होती है हाई अमाउंट में। तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर इधर ही ख़त्म होता है। अगर आपको ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, चैनल को लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। और पूरा सिलेबस पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करे रखना और पिछली वीडियो को देखना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।